हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर को। अगस्त 2023 करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हम इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी में पार्ट फर्स्ट तक अभी तक हमने इसके काफ़ी मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें जो बचे हुए इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको कवर अप करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। आज का हमारा पहला टॉपिक है उड़ान देश की आम नागरिक योजना के बारे में। उड़े देश के आम नागरिक योजना उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ते हैं कि हाल ही में उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक योजना है, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई है। यह क्यों रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो इस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले जानते हैं कि यह योजना क्या है। इस योजना का उद्देश्य था कि यह दूर दराज के देशों वाले या देश के दूर दराज वाले अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों से वाहिनी यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी के लिए मांग आधारित तंत्र स्थापित करना है। यह एक उड़ान एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी वाली योजना है। इसका जो आरंभ किया गया वह राष्ट्रीय नागर विमान नीति जो 2016 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2017 में 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। इस नीति में राजकोषीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रीजनल कनेक्टिविटी योजना बनाई गई है। अब आता है कि यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यह नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसकी कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। आप जानते हैं इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली विशेषता आती है जिसमें आता है रियायतों के संदर्भ में। केंद्र या राज्य सरकार को एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को रियायतें प्रदान करती है। यह व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषित करती है, जिसमें आरसीएस मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने के लिए एयरलाइन ऑपरेटर्स को वीजीएफ के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड के संदर्भ में कि इसे क्षेत्रीय मार्गों पर वायु परिवहन के लिए रियायतें वीजीएफ प्रदान करने हेतु सभी घरेलू उड़ान पर प्रति प्रस्थान लेवी या शुल्क द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। बजटीय सहायता के संदर्भ में कि एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स या वाटर एरोड्रोम के विकास पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता एवं महत्व को देखें तो इसके क्षेत्र में जैसे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, तो इसका इम्पोर्टेंस आता है कि इसमें टियर सेकंड और टियर थर्ड के शहरों में हवाई अड्डों के लिए कई नई उड़ानें शुरू करने में लोगों की विकास संबंधी आकांक्षाएं पूरी होगी, जिससे अवसंरचना के सामने क्षेत्रीय असमानता भी कमी होगी। मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के बारे में कि इससे विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों जैसे पूर्व उत्तर भारत आदि में लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। विकास के चालक के संदर्भ में कि इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि की सहायता से निवेश जैसी विकासात्मक गतिविधियां सुगम बनेंगी। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में इससे त्वरित कार्यवाही और राहत बचाव करना संभव होगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन के संदर्भ में इससे स्वदेश दर्शन जैसी पहलों को बढ़ावा देने में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख विशेषताएं और इसके महत्व और इसके प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। आप जानते हैं कि योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रमुख समस्याओं के बारे में, जिसकी अंतर्गत पहली समस्या है कि हेलीपोर्ट की पहचान का होना, कि एमओसीए या एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा क्षमता के आधार पर सक्षम हेलीपोर्ट की पहचान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वायु परिवहन के लिए अधिकांश हेलीपैड्स की पहचान हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों के आधार पर की गई है। फिर आता है नियमों में अभाव होना कि एमओसीए ने आरसीएफ लेवी के संग्रह और वितरण को विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए हुए हैं। इसके अलावा यह एयरलाइन ऑपरेटर्स पर आरसीएफ लेवी संबंधी दावे दायर करने में भी आरसीएफ ट्रस्ट की ओर देरी हुई है। आरसीएफ लेवी की वसूली में देरी होने पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं किए गए। प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के संदर्भ में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सलाहकार बोर्ड ने ऑपरेटर्स द्वारा 100 प्रमाण के आधार पर एएआई के वीजीएफ दावों को स्वीकार करने का निर्णय लिया हुआ है। 100 प्रमाण की वजह से यह योजना के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है और शुरू किए गए 371 मार्गों में से केवल 30% ने ही 3 साल पूर्ण रियायत अवधि पूरी की हुई है।
बड़ी बनाम छोटी एयरलाइंस कंपनियों के संदर्भ में कि चूंकि छोटी एयरलाइंस को बड़ी एयरलाइंस के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और ऐसे में संसाधनों की कमी झेल रही छोटी एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ता है। परिचालन की उच्च लागत के संदर्भ में कि ईंधन रखरखाव आदि की बढ़ती लागत के कारण एयरलाइन ऑपरेटर्स क्षेत्रीय मार्गों पर विमान सेवा चलाने में रुचि नहीं लेते हैं। आगे की राह में देखते हैं जिसमें कैग की सिफारिशों के संदर्भ में पहली आती है व्यवहार्यता के संदर्भ में कि लंबे समय से विमान सेवाएं जारी रखने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गों की व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए। क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों की पहचान से भी यही तरीका अपनाना चाहिए। पुनरुद्धार या विकास के लिए हवाई अड्डों की पहचान हेतु एक बेहतर तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। निगरानी के संदर्भ में कि निगरानी एयरलाइंस द्वारा एकत्रित की गई आरसीएफ लेवी की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित भी करना चाहिए जो यात्रियों को एकत्र की गई राशि सरकार को भेजी जाने वाली राशि से अधिक ना हो। दंडात्मक प्रावधान जोड़ना चाहिए जिससे मानक संचालन प्रक्रिया के मसौदे के अनुसार आरसीएफ लेवी के दावों का तुरंत निपटान किया जाना चाहिए। साथ ही एयरलाइन से बकाया लेवी की वसूली में देरी के दंडात्मक प्रावधान भी जोड़े जा सकते हैं। VGF की समाधान करने के संदर्भ में कि VGF को 100 प्रमाण के आधार पर वितरित करने की बजाय एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास उपलब्ध उड़ान डेटा के आधार पर एयरलाइंस द्वारा वसूले गए VGF दावों की पुष्टि के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। अब आता है शहरी अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में कि हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक ने 10,000 करोड़ के परिव्यय से शहरी अवसंरचना विकास निधि का परिचालन शुरू किया हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं जिसके अंतर्गत पहला आता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में UIDF शहरी अवसंरचना विकास निधि स्थापना की घोषणा की गई थी। इसके वित्त पोषण के लिए PSL लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विफल रहने पर जो राशि बच जाती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और इससे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। अब आता है सबसे पहले तो जानते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में जिसने यह 10,000 करोड़ के परिव्यय से इस योजना का संचालन शुरू किया है। इस जो राष्ट्रीय आवास बैंक है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसे राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत 1988 में स्थापित किया गया था। यह आबादी के सभी वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बाजार की क्षमता को दोहरा करना और उसमें वृद्धि करना है। इसमें निम्न तथा मध्यम आवास पर फोकस किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में आता है कि 2019 में सरकार द्वारा NHB को भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी खरीदने के बाद यह एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है और रेजिडेक्स सूचकांक जो आवास मूल्य सूचकांक है वह HPI द्वारा जारी किया जाता है। अब आता है शहरी अवसंरचना विकास निधि के बारे में। इसका उद्देश्य है पहला आता है कि अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त पोषण एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को आगे बढ़ाना। UIDF के फंड का उपयोग करते हुए राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो उचित उपयोगकर्ता शुल्क लगाए और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ साथ मौजूदा योजनाओं की प्राप्त संसाधनों का भी लाभ उठाए। इसके कवरेज को देखते हैं जनसंख्या के आधार पर शहरों की संख्या के आधार पर जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये 459 टीयर 2 शहर के अंतर्गत आते हैं और 580 टीयर 3 के अंतर्गत आते हैं। फंड्स का आवंटन या प्रत्येक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की पात्र शहरों की जनसंख्या के आधार पर फंड आवंटित किया जाता है और ऐसे फंड पर ब्याज दर बैंक दर से 1.5% से कम होगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संदर्भ में कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने मिशनों और कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा और जिससे सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं तथा प्रभाव उन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना प्रस्ताव का न्यूनतम और अधिकतम आकार क्रमशः 5 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपए होगा जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम आकार 1 करोड़ रुपए होगा। इसकी नोडल एजेंसी संबंधित राज्यों का वित्त विभाग इसकी नोडल एजेंसी के अंतर्गत कार्य करता है। अब आता है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के बारे में जिसकी स्थापना 1995-96 में की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजना का वित्त पोषण करना है। यह प्रबंधन करता राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है और इसका वित्त पोषण तंत्र जब घरेलू वाणिज्यिक बैंक कृषि के लिए निर्धारित PSL लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वे शेष PSL राशि का RIDF योगदान करते हैं।
अब आता है टीयर 2 और टीयर 3 में शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास की चुनौतियों के संदर्भ में पहली आती है कम लागत वाले फंड की उपलब्धता का अभाव। दूसरा आता है नगर निगम के अधिकारियों में बुनियादी ढांचा परियोजना के नियोजन, निष्पादन और प्रबंधन करने की क्षमता का अभाव। खराब और अपर्याप्त शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का होना इसके अंतर्गत इस विकास की प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अन्य बिंदुओं को देखते हैं। इसके अन्य बिंदुओं के अंतर्गत पहला आता है कि इस फंड का उपयोग प्रशासनिक खर्चों और रखरखाव के लिए नहीं किया जाता है। इसमें आवास, विद्युत और दूरसंचार, रोलिंग स्टॉक, शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान शामिल नहीं होंगे। मूल ऋण राशि 7 वर्षों के भीतर 5 समान किस्तों में चुकानी होगी, जिसमें 2 साल की अधिस्थगन अवधि का भी उपबंध किया जाएगा। राज्यों द्वारा लिया गया उधार संविधान के अनुच्छेद 293 के क्लॉज 3 में द्वारा शासित होगा, जिसका तात्पर्य होगा कि राज्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार और वित्तीय संस्थानों के उधार लेने की निर्धारित क्षमता के भीतर ही उधार ले सकते हैं। अब आता है यूआईडीएफ की आवश्यकताओं या प्रासंगिकता के संदर्भ में कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, जिसके अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य 11 में शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी और सुरक्षित, लोकशील और टिकाऊ बनाने का प्रावधान किया गया है। दूसरा आता है नगर नियोजन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें राज्यों को नगर नियोजन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरा आता है बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा, उसमें लघु व मध्यम आकार के उद्यमों, वस्त्रों आदि के मुख्य उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र में बनाने में मदद मिलेगी। और यूआईडीएफ के तहत आने वाले शहर में देश में लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क नोडल बिंदु भी बने हुए हैं। शहरी भीड़ को कम करने के संदर्भ में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 40% शहरी आबादी टीयर 2 और टीयर 3 में शहरों में रहती है। इसके तेज गति के बढ़ते अनुमान के है कि वर्तमान में ग्रामीण और दूरदराज के अन्य क्षेत्रों में लोग सीधे मुंबई, दिल्ली जैसी महानगरीय शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिसमें टीयर 2, टीयर 3 शहरों के विकास इस तरह के प्रवास को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। अन्य के संदर्भ में देखें कि विकास कार्यों के लिए नगर निगमों की पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर पैदा करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना आदि इसके अंतर्गत आता है। टीयर 2 और टीयर 3 के अंतर्गत अवसंरचना के विकास के लिए अन्य पहले स्टार्ट की हैं, जिसमें पहला आता है स्मार्ट सिटी मिशन 2015, दूसरा अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2015 और अन्य के अंतर्गत राष्ट्रीय विरासत शहर विकास संवर्धन योजना 2015 आदि आता है। इसको निष्कर्ष के तौर पे देखें कि यूआईडीएफ टीयर 2 और टीयर 3 में शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भारत के शहरीकरण की समग्र गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद करता है, इसलिए सभी हितधारकों को इसके कार्यान्वयन को प्रभावी भूमिका निभाने में भी आवश्यकता होती है। अब जानते हैं भारत नेट परियोजना के बारे में कि भारत नेट हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत नेट परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी हुई है। अन्य संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि इस परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति का बदलाव किया जा रहा है और इसके अंतर्गत ग्राम स्तरीय उद्यमियों के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है, जिसमें ग्राम स्तरीय उद्यमियों के 50:50 के अनुपात में राजस्व साझाकरण के आधार पर घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाएगा और इसमें ग्राम स्तरीय उद्यमियों को उद्यमी के नाम से भी जाना जाता है। इस अपग्रेड की सहायता से सरकार अगले 2 वर्षों में 6,40,000 गाँवों को फाइबर कनेक्शन से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। फाइबर अवसंरचना को घर तक पहुँचाने का खर्च सरकार वहन भी करती है। ग्रामीण उद्यमियों की केवल घरेलू कनेक्शन में रखरखाव परिचालन की जिम्मेदारी होगी, जिसमें उपभोक्ता की शिकायतों जैसे फाइबर के कटने आदि की निवारण भी करेंगे। भारत नेट परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक स्वीकृत तीसरा पैकेज भी है, जिसे 2017 में मंत्रिमंडल ने पहले 2 चरणों में वित्तीय सहायता को मंजूरी दी और दूसरा आता है 2021 में मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल के तहत लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए अधिक धन आवंटित किया था और इसके बावजूद यह परियोजना भागीदारों को आकर्षित करने में भी विफल रही थी। अब जानते हैं भारत नेट के प्रमुख तथ्यों के अंदर में जिसका प्रकार है यह क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है, जिसे संचार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना होता है और इसकी क्रियान्वयन एजेंसी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क में बीएसएनएल के साथ इसका विलय किया गया 2022 में। वित्त पोषण इसका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा किया जाता है। अब आता है भारत नेट के महत्व के बारे में कि यह ग्रामीण भारत की आधुनिकीकरण के संदर्भ में है कि इस योजना में बैंकिंग, डाकघर जैसी बुनियादी अवसंरचनाओं को डिजिटल बनाकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करेगी। कृषि क्षेत्र के संदर्भ में यह किसानों को जागरूक बनाने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण देना।
बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देगी, जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रत्येक परिवार तक से चिकित्सा सेवा पहुंचाने में मदद मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिसमें छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। साथ ही इससे दीक्षा जैसे सरकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार होगा। ई कॉमर्स की पहुंच होगी, जिससे ग्राम स्तरीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ई कॉमर्स की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में ओपन नेक्स्ट नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पहल है। रोजगार के संदर्भ में कि भारत नेट के विस्तार में कार्यक्रम से लगभग 2.50 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब आता है कि भारत नेट को लागू करने में चुनौतियां, कि पहले आता है कि परियोजना में देरी होना। पहले से इस परियोजना को 2019 में पूरा करना था, लेकिन अभी तक इसका काम जारी है। बुनियादी सहायक अवसंरचना की कमी है, कि ग्राम पंचायतों में सुरक्षित स्थान और विद्युत आपूर्ति जैसे सहायक अवसंरचनाओं की कमी के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परियोजनाओं की उच्च लागत के संदर्भ में देखें कि इसे पूरा होने के कारण इसमें लागत काफ़ी बढ़ गई है। उदाहरण के लिए 2020-21 और 2021-22 के बीच 1 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की दुगनी हो जाएगी। अब आता है कम उपयोग में, कि मार्च 2022 तक अपेक्षित गांव में से केवल 27% ही नेटवर्क कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है। सेवा की गुणवत्ता के संदर्भ में देखें कि लाइन में बार बार खराबी, कनेक्शन बंद होने तथा सर्विस रिपेयरिंग हेतु ग्रामीण अधिकारियों की शिकायतों एवं अनुरोधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बीएसएनएल की कमजोर प्रशासनिक क्षमता, पिछले कुछ वर्षों में बीएसएनएल को अधिक घाटे का सामना करना पड़ा है, जिससे निर्णय लेने में देरी और लाल फीताशाही के कारण इन संस्था की आलोचना की जाती है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के संदर्भ में कि यह वर्ष 2022 में आयोजित नीलामी की एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई, अंततः यह निविदा रद्द करनी पड़ती है और निजी क्षेत्रों में भारत नेट परियोजना में अपग्रेडिंग करने के लिए एक कम आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जबकि जिम्मेदारियां अधिक थी। अब आता है इसके डेटा बैंक को देखें कि 58% ग्रामीण टेली घनत्व जो अक्टूबर 2022 तक रहा, 816 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहा और 61वां रैंक, जिसमें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की 61वीं रैंक रही। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में कि इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया है और इसे 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी लगाकर स्थापित किया गया है। यह लेवी सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर से उनके समायोजित सकल राजस्व की वसूली की जाती है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय मोबाइल और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। इसके संदर्भ में अब आता है आगे की राह में देखते हैं कि भारत नेट परियोजना में कार्यान्वयन और उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। परियोजना के कार्यान्वयन दक्षता में सुधार के संदर्भ में कि परियोजना की दक्षता बढ़ाने में बेहतर प्रशासनिक ढांचे और गवर्नेंस की आवश्यकता है। निवेश अवसंरचना और परियोजना के संचालन में निजी क्षेत्रों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। जागरूकता बढ़ावा देने के संदर्भ में कि यह भारत नेट ग्रामीण आबादी के बीच इतना लोकप्रिय नहीं है, साथ ही इसमें निजी क्षेत्र के ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं में प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। अब आता है भारत में महापत्तन की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कि हाल ही में परिवहन, पर्यटन, संस्कृति विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने देश में महापत्तनों की कार्यप्रणाली को 352वीं रिपोर्ट पेश की हुई है। भारत में पत्तन के बारे में कि भारत में पत्तन को सामान्य तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इसके अंतर्गत उनके वर्गीकरण में उनके द्वारा संभाले जाने वाले यातायात के आधार पर किया गया है, जिसमें पहला आता है महापत्तन या प्रमुख पत्तन के बारे में। एक केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में है, जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ की सूची का विषय है। दूसरा आता है गौड़ पत्तन या माइनर प्लॉट के संदर्भ में कि ये संबंधित राज्यों में राज्य समुद्री बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यह संवर्ती सूची का विषय है। देश में 12 महापत्तन और लगभग 213 अन्य पत्तन भी है और महापत्तनों की कार्यप्रणाली को प्रशासनिक करने के लिए प्रशासित करने के 2 प्रमुख कानून हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 और दूसरा आता है भारतीय पत्तन अधिनियम आता है। भारत में पत्तनों की प्रदर्शन के संदर्भ में पहला आता है टर्न अराउंड टाइम के बारे में कि भारतीय पत्तनों का टर्न अराउंड टाइम 94 घंटे से घटकर 52 घंटे हो गया है और पत्तन पर जहाज के आगमन और प्रस्थान के बीच बिताए गए हैं और समय को टर्न अराउंड टाइम भी कहा जाता है। यातायात के संदर्भ में कि भारतीय पत्तनों का कंटेनर यातायात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें 555 मिलियन टन से बढ़कर 796 मिलियन टन हो गया है। कार्गो के संदर्भ में कि यह पिछले कुछ वर्षों में महापत्तनों के कार्गो हैंडलिंग में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, जिसे पिछले वर्ष की तुलना में 10 वर्ष की
वृद्धि देखी गई है। ऑपरेटिंग या संचालन अनुपात में कमाए गए प्रत्येक रुपये के बदले खर्च किए गए रुपये की ऑपरेटिंग अनुपात कहा गया है, जिसमें भारत में महापत्तनों में ऑपरेटिंग अनुपात 2020-21 में 53 रुपये से घटाकर 48 रुपये हो गया और इसका मतलब होता है कि प्रत्येक 100 रुपये की कमाई पर 48 रुपये खर्च किए जाएंगे। महापत्तनों की कार्यप्रणाली की चुनौतियों के संदर्भ में पहली आती है वित्तीय बाधाएं। पेंशन और अन्य देनदारियों की वजह से भारत में महापत्तनों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मुंबई पत्तन पर 13,000 करोड़ रुपए के पेंशन फंड की देनदारी। दूसरा आता है क्षमता का समुचित उपयोग नहीं होना, कि महापत्तनों की कुल क्षमता केवल 49% का ही उपयोग किया जा रहा है, इससे संसाधनों की बर्बादी होती है। ट्रांसशिपमेंट हब की कमी, जिसमें भारतीय पत्तन केवल 25% भारतीय ट्रांसशिपमेंट कार्गो को संभालते हैं, इसमें भारत बड़े पैमाने पर राजस्व अर्जित करने का अवसर खो रहा है। कनेक्टिविटी संबंधी चुनौतियों में इसमें कुछ पत्तनों को व्यस्त रेल यातायात और मल्टी मॉडल परिवहन कनेक्टिविटी की वजह से समस्या का सामना करना पड़ता है, इससे माल ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अवसंरचना संबंधी कमियां आती हैं, जिससे अवसंरचना की कमी की वजह से कई भारतीय पत्तनों की क्षमता कम है और कई पत्तनों में अपना पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं इसके संदर्भ में कि भारत का सबसे पुराना प्रमुख पत्तन कोलकाता पत्तन है, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन या एकमात्र प्रमुख नदी पत्तन भी कहा जाता है। मुंबई पत्तन भारत का सबसे प्राकृतिक पत्तन और बंदरगाह है। तमिलनाडु में कामराजार पत्तन, जो एनोर पत्तन एक कंपनी के रूप में पंजीकृत एकमात्र निगमित पत्तन है। अब आता है पत्तन के कार्यप्रणाली में सुधार के लिए किए गए प्रयास के संदर्भ में पहला आता है समग्र निगरानी, जिसमें परियोजनाओं का नियमित निगरानी, पत्तनों को वित्तीय तथा कार्यप्रणाली के प्रदर्शन के लिए सागर मंथन डैशबोर्ड विकसित किया गया है। दूसरा आता है रियल टाइम ट्रैकिंग के संदर्भ में कि बेहतर यातायात प्रबंधन हेतु जहाजों पर रियल टाइम जानकारी देने के लिए सागर सेतु ऐप की शुरुआत की गई है। व्यापार सुविधा के संदर्भ में कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल नामक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। आयातकों, निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं के बीच व्यापार को सुगम बनाता है। पत्तन के प्रदर्शन के संकेतकों की निगरानी के संदर्भ में कि यह महापत्तनों के मुख्य प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी के लिए सागर उन्नति डैशबोर्ड भी शुरू किया गया है। अब आता है कनेक्टिविटी में सुधार की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सागरमाला परियोजना के तहत 101 सड़क 90 रेल कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में देखें कि यह कई पहले शुरू की गई हैं, जिसमें परिसंपत्ति पत्तन प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना सभी स्तरों पर, मल्टी फैक्टर सत्यापन। तीसरा आता है सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति कार्यान्वयन आता है। पत्तनों के डिजिटलीकरण को देखें कि पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली, एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम और ऑनलाइन RFID प्रणाली जैसे कदम उठाए गए। पत्तनों की दक्षता में सुधार के लिए सिफारिश की गई है, जिसके अंतर्गत पहली आती है एकीकृत योजना। एकीकृत योजना के अंतर्गत पत्तन विकास की योजना बनाते समय स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण, औद्योगिक क्लस्टर का विकास और कनेक्टिविटी को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्तन के आधुनिकीकरण के संदर्भ में देखें कि यह महापत्तनों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए ओल्ड बर्ड, जो जहाज ठहराने का स्थान से पुराने अप्रचलित कारणों से हटाकर आधुनिक उपकरण लगाने में निवेश करना चाहिए। पत्तनों के मशीनीकरण में 31 परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। PPP निवेश में वृद्धि के संदर्भ में सभी महापत्तनों को मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत अपने PPP निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके। पत्तन आधारित उद्योगीकरण के संदर्भ में उद्योगों सुविधाओं की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर निजी निवेशकों को पत्तन की भूमि पर पट्टे दी जाने चाहिए। इससे तटीय अर्थव्यवस्था और पत्तन के राजस्व में वृद्धि होगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जिससे समर्पित रेल फ्रंट कॉरिडोर की सहायता से लिंकेज के साथ साथ आंतरिक इलाकों में जल, रेल, सड़क द्वारा कनेक्टिविटी स्थापित करने की आवश्यकता होगी। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का व्यापक कार्यान्वयन किया जाना, जिससे PCS पत्तन क्षेत्र को शुरू किया गया है। एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन है और यह पत्तन समुदायों के सदस्यों हितधारकों के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है। अब आता है लघु सिंचाई योजनाओं के लिए छठी गणना रिपोर्ट के बारे में कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजना के लिए छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। अब जानते हैं लघु सिंचाई योजना के बारे में। यह सिंचाई योजना 3 श्रेणियों प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं में वर्गीकृत है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य का मानचित्र होगा। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसमें 2,000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर तक का CCA होगा और लघु सिंचाई योजना में यह 2,000 हेक्टेयर या उससे कम का CCA होगा।
लघु सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भूजल दोनों तरह के जल स्रोतों को शामिल किया गया है। वहीं प्रमुख या मध्यम परियोजनाओं के अधिकतर सतही जल संसाधनों का दोहन किया जाता है। लघु सिंचाई क्षेत्र संबंधी योजनाएं समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित होती है और इसमें अतिरिक्त राज्यों की स्वयं की राज्य विशिष्ट लघु योजनाएं होती हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लघु सिंचाई सांख्यिकी युक्तिकरण की शुरुआत 1987-88 में की गई है। हालांकि यह योजना बाद में केंद्रीय क्षेत्र की योजना जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास का हिस्सा बन गई है और इस योजना का उद्देश्य प्रभावी योजनाओं और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण करना है। छठी गणना यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत यह केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत की गई है, जिसमें पहली गणना को संदर्भ 1986-87 के साथ की गई थी और इसकी गणना की रिपोर्ट को नवंबर 1993 में प्रकाशित किया गया था। सिंचाई और कृषि क्षेत्र में प्रभावी नियोजन और नीति निर्माण की गणना करना जरूरी है इसके संदर्भ में। अब आता है लघु सिंचाई योजनाओं की प्रमुख श्रेणियों के बारे में, जिसमें दो श्रेणियां हैं, भूजल योजनाएं और सतही प्रवाह योजनाओं के संदर्भ में। भूजल योजनाओं में इसमें कुएं, बोरवेल, कम गहराई वाले ट्यूबवेल, मध्यम गहराई वाले ट्यूबवेल और अत्यधिक गहराई वाले ट्यूबवेल शामिल होते हैं। सतही प्रवाह योजना के अंतर्गत इसमें संरक्षण, सह भूजल पुनर्भरण के लिए टैंक, चेक डैम और अन्य संरचनाएं शामिल होती हैं। अब आता है लघु सिंचाई योजनाओं के महत्व के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह सतही लघु सिंचाई परियोजनाएं तैयार कर भूजल पुनर्वहन किया जाएगा। ये लागत प्रभावी होती है, जिसमें लघु या सीमांत किसान अपने खेतों में इसका उपयोग करेंगे। राज्यों द्वारा विद्युत मशीनरी आदि पर सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी और पिछले कुछ वर्षों में उन्नत जल वितरण उपकरणों के प्रयोग से लघु सिंचाई में जल उपयोग दक्षता में सुधार आएगा। इससे जल की बर्बादी में भी कमी आएगी। अब आते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसके अंतर्गत पहली आती है कि जल निकायों की पहली गणना में, जिसमें पहला पॉइंट है कि इससे जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने हेतु उद्देश्य छठी लघु सिंचाई योजनाओं के सहयोग से किया जाएगा, जिस गणना के लिए संदर्भ में 2017-18 का इस्तेमाल किया गया। इसके अंतर्गत दूसरा आता है कि यह भारत में लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जाने की, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि देश में 695 जिलों में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं विद्यमान है। दूसरा आता है कि 94.8% लघु सिंचाई योजनाएं भूजल आधारित हैं, जबकि शेष 5.2% सतही जल आधारित योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना है और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु चौथे नंबर पर आता है। लघु सिंचाई परियोजनाओं में एमआई योजनाओं में कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है, इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, फिर मध्यम गहरे ट्यूबवेल, फिर गहरे ट्यूबवेल का स्थान आता है। पांचवी गणना की तुलना में छठी गणना में लघु सिंचाई योजनाओं में 1.42 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है और लघु सिंचाई योजनाओं के स्वामित्व को देखें कि 96.6 निजी स्वामित्व के अधीन आती हैं, जबकि 3.4% ही सार्वजनिक स्वामित्व के अधीन आती हैं। योजनाओं के उपयोग को देखें तो 97% सिंचाई योजनाएं उपयोग में हैं, जबकि 2.1% और 0.9% क्रमशः अस्थायी रूप से ही उपयोग नहीं और स्थायी रूप से उपयोग नहीं के अंतर्गत आती हैं। अब आता है लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित मुद्दों में देखें। पहला आता है लघु सिंचाई योजनाओं में भूजल का बड़े पैमाने पर दोहन होता है और इसके चलते कई पर्यावरणीय भू वैज्ञानिक दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। गैर जड़ोल मृदा क्षेत्रों में ट्यूबवेल प्रौद्योगिकी के उपयोग तकनीकी रूप में व्यवहार नहीं होता है। लघु सिंचाई योजनाओं को निजी स्वामित्व के अधीन होना कि इस प्रकार से जल जैसे साझा संसाधन के वितरण को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण सूखे जैसी अनिश्चितता का खतरा अधिक होता है, जिससे लघु सिंचाई योजनाओं की जलाशय क्षमता को कम होती है और इसका निष्कर्ष राज्य या जिला स्तरीय नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भूजल के दोहन को रोकने की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा लघु सिंचाई परियोजनाओं में पंचायतों और मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत लागू करके सामुदायिक स्वामित्व में बढ़ोतरी करना भी लाभदायक होगा। अब आता है अब तटीय क्षेत्र खनिज संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रपति ने अब तटीय क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 को जारी किया हुआ है। इसके जरिए अब तटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002 में संशोधन किया गया है। यह भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अनन्य समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों के विकास और विनिमय का प्रावधान करता है।
अपतटीय खनिज संसाधनों को संघ द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है, जिसमें 200 मीटर से अधिक गहराई पर गहरे समुद्र तल से खनिज भंडारण को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपतटीय खनन कहलाती है तथा मुख्य भूमि से समुद्र की ओर स्थित समुद्री क्षेत्र में अपतटीय क्षेत्र कहलाता है। अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदुओं में बदलाव किए गए हैं, जिसमें क्षेत्र के संदर्भ में देखें कि अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002 और अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन अधिनियम 2023 में 2002 के अंतर्गत लाइसेंस, पूर्व परीक्षण, अन्वेषण, उत्पादन के अलग अलग लाइसेंस दिए जाते हैं और 2023 में अन्वेषण के साथ उत्पादन का अधिकार देने के लिए एक समग्र लाइसेंस को तैयार किया जाता है। इस 2003 में इसकी वैधता उत्पादन पट्टा 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता था और आगे 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाता है और 2023 में इसे 50 वर्ष के लिए वैध होगा। नीलामी की प्रक्रिया 2003 में प्रशासनिक आवंटन के लिए रियायतें प्रदान करने का प्रावधान की गई है और 2023 में प्रतिस्पर्धा बोली द्वारा निजी क्षेत्र के 2 प्रकार के परिचालन अधिकार को प्रदान करती है, उत्पादन पट्टा और समग्र लाइसेंस। आरक्षित क्षेत्रों में 2002 के संदर्भ में या विधेयकों को सरकार के अपतटीय क्षेत्रों में आरक्षित करने की अनुमति देता है और इसके परिचालन के आधार के तहत नहीं आती है और 2023 में यह प्रशासनिक प्राधिकरण की अनुमति देता है, जिसमें सरकार या सरकारी कंपनी को एक समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा दे सकते हैं। आप जानते हैं 2023 के अधिनियम में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि परमाणु खनिजों का खनन के संदर्भ में कि केवल सरकार या सरकारी कंपनियों को ही अन्वेषण, उत्पादन और समग्र लाइसेंस दिए जाने चाहिए। अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट के बारे में कि भारत के लोक लेखा के तहत फंड का प्रावधान करता है, जिसमें यह फंड गैर व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और इस फंड का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण आदि के साथ साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाएगा। संशोधन की आवश्यकता क्यों है, इसके संदर्भ में पहला पॉइंट आता है कि अपतटीय खनिज संपदा का उपयोग करने के लिए यह अब तक का अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की गई है। ऐसा मुख्य रूप से पिछले अधिनियम में परिचालन अधिकारों की आवंटित करने में पारदर्शी कानूनी ढांचा के अभाव के कारण हुआ है। दूसरा आता है निजी क्षेत्रकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में कि यह पहले के अधिनियम में नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी बोली का प्रावधान नहीं करता और नए अधिनियम के चलते निजी क्षेत्र अन्वेषण और खनन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता तथा उपरोध की उपलब्ध कराएगा। खान और खनिज अधिनियम 1957 के अनुरूप यह खान और खनिज अधिनियम खनिज बेल्ट आदि की नीलामी सुनिश्चित करके तटवर्ती खनिज संपदा को प्रभावी उपयोग में भी मदद करेगा। अधिनियम से संबंधित चिंताएं देखें कि इसमें पहली आती है पर्यावरणीय चिंता के संदर्भ में या पर्यावरणीय प्रभाव में कि इससे तट के किनारे पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संकट पड़ेगा। खनन नोडल से समुद्री तल को भारी नुकसान होगा, जिससे प्रजातियों को विलुप्त होने की संभावना उत्पन्न होगी। साथ ही निष्कर्षण गतिविधियों के कारण ध्वनि और समुद्री प्रदूषण भी बढ़ सकता है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में देखिए, यह बड़ी निजी इकाइयों के भागीदारों के साथ समुद्र पर निर्भर लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। यह विशेषकर मछुआरों को प्रभावित करेगा। फिर आता है आर्थिक व्यवहार्यता में कि यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता के कारण तटवर्ती खनिजों की तुलना में अपतटीय खनिजों की निकालना महंगा होगा। सरकारी इकाइयों के विशेषाधिकार को देखें कि यह अधिनियम केंद्र द्वारा आरक्षित खनिज वाले क्षेत्रों में सरकार या सरकारी कंपनी या निगमों को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना परिचालन अधिकार प्रदान भी करती है। अब आता है कि भारत में अपतटीय खनिज संपदा के संदर्भ में पहला आता है भौगोलिक स्थिति को जाने कि भारत की लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा 9 तटीय राज्यों जिसमें 4 केंद्र शासित प्रदेशों और 1382 द्वीपों की सीमा को शामिल करती है और भारत का EEZ 20 लाख वर्ग किलोमीटर अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। खनिज संसाधनों जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार देखें कि इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर EEZ के भीतर चूना मिट्टी आती है। दूसरा आता है केरल तट पर निर्माण में प्रयोग की जाने वाली रेत। तीसरा आता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आंतरिक शेल्फ और मध्य शेल्फ में भारी खनिज प्लेशर भंडार का होना। चौथा आता है पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपीय मार्जिन में फास्फाइट का होना और पांचवा आता है अंडमान सागर, लक्षद्वीप सागर में पॉलीमेटेलिक फेरोमैग्नीज मोनोडुल्स और क्रस्ट का निर्माण होना। इसके संदर्भ में यह खनिज संसाधनों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इसके कुछ तथ्यों को बताया गया है। अब आता है इसको निष्कर्ष के तौर पर जाने कि यह भारतीय अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन अधिनियम 2023 देश में
विशाल तथा खनिज समृद्ध अपतटीय क्षेत्रों के खनन के लिए उपलब्ध कराएगा और इस क्षेत्रों में खनिजों के निष्कर्षण के परिणाम स्वरूप भारत के रणनीतिक हितों की भी पूर्ति होगी और इसके अलावा यह देश को अपनी प्रादेशिक जल में एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा। चिकित्सा और आरोग्य कल्याण पर्यटन के बारे में कि सुर्खियों में हाल ही में गृह मंत्रालय ने वीजा में एक नई श्रेणी आयुष वीजा बनाने की घोषणा की हुई है। आयुष चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए भारत आने वाली विदेशी नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही यह भारत में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन को भी आसान बनाएगी। इससे संबंधित तथ्यों को देखें कि यह वीजा मैनुअल के मेडिकल वीजा के तहत एक नया अध्याय आयुष वीजा शामिल किया गया और यह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार से संबंधित होता है। इसी प्रकार वीजा मैनुअल 2019 के विभिन्न अध्यायों में आवश्यक संशोधन किए गए। इससे भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा मिलेगा। यह साथ ही यह पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को वैश्विक बनाने में भी हमारे प्रयास को मजबूत करेगा। अब जानते हैं आयुष के बारे में। आयुष आयुर्वेदिक योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी का एक संक्षिप्त रूप है और हालांकि इसमें अन्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां जैसे सोवा, रिंगपा आदि भी शामिल होती हैं। आप जानते हैं चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के बारे में कि चिकित्सा पर्यटन एक ऐसा पद होता है जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही का वर्णन करने के लिए किया जाता है और इसे आमतौर पर ऐसे यात्रियों द्वारा मांगी जाने वाली सेवाओं में ऐच्छिक सर्जरी और जटिल सर्जरी आदि शामिल होती है। फिर आता है कि आरोग्य पर्यटन के बारे में देखें कि यह वस्तुतः किसी व्यक्ति के कल्याण को बनाए रखने और उससे बढ़ाने में जुड़ी यात्रा होती है। इससे अवकाश तथा व्यवसाय के लिए यात्रा करते समय शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय अयोग्यता पर ध्यान रखा जाता है। चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन में वेलनेस इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए एक रणनीति या राष्ट्रीय रणनीति और एक रोड मैप को तैयार किया हुआ है। इसका उद्देश्य एक संस्थागत ढांचा प्रदान करना होता है, चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए परिवेश को मजबूत करना होता है, एक ब्रांड विकसित करना और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना होता है। इस रणनीति के प्रमुख स्तंभों में से निम्नलिखित में से शामिल है। पहला आता है एक ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण को सक्षम करना। दूसरा आता है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए पहुंच में वृद्धि करना। तीसरा आता है संस्थागत ढांचे के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड का गठन करना है। भारत के लिए चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के महत्व के बारे में देखें कि यह इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह आरोग्यता और वैकल्पिक इलाज की मांग करता है। विकसित देशों में लंबी प्रतीक्षा अवधि देखने को मिलती है। तीसरा आता है अविकसित चिकित्सा सुविधाओं वाले देशों में इसकी मांग होती है। बेहतर कनेक्टिविटी होती है। वृद्ध आबादी वाले देशों से मांग बढ़ती है। कई अन्य कारक भी भारत को एक चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देते हैं, जिससे उपचार की कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल, संचार में आसानी आदि होती है। अब आता है कि इसके संदर्भ में एक ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी को देखें कि जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है, जैसे पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा, वेलनेस, रियल एस्टेट, मानसिक कल्याण, कल्याण पर्यटन, व्यक्तिगत देखभाल और सौंदर्य, स्प्रिंग, स्पा, शारीरिक गतिविधियां, कार्यस्थल संबंधी कल्याण, स्वस्थ भोजन, पोषण और वजन एवं घटाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोकथाम और व्यक्तिगत चिकित्सा इसके अंतर्गत एक दूसरे से यह सभी इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसके एक डेटाबेस को देखें कि यह ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अनुसार भारत वेलनेस टूरिज्म में 56 मिलियन यात्राओं के साथ एक 7वें स्थान पर है। आयुष आधारित हेल्थ केयर वेलनेस अर्थव्यवस्था के 2025 तक $70 बिलियन बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया है। अब आता है कि भारत में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। इसके अंतर्गत पहले आती है कि मलेरिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी देखी जाती है, जिसमें भारत अभी भी GCI द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या में अपेक्षाकृत कम है। बीमाकर्ता द्वारा विदेशी चिकित्सा देखभाल कवर नहीं किया जा रहा और कुशल जनशक्ति की कमी, बिचौलियों द्वारा शोषण का होना, समान शुल्क संरचना का अभाव होना इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। आगे की राय में देखते हैं कि यह चिकित्सा उपकरणों के आयात में छूट या प्रोत्साहन दे दिया जाना चाहिए। चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे प्रवासी भारतीयों को आकर्षित किया जाना चाहिए। सहायक बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए।
अस्पतालों और आरोग्य केंद्रों का मजबूत विनिमय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हितधारकों के बीच लिंकेज और समझ स्थापित करने की आवश्यकता हो ताकि विभिन्न क्षेत्रधारकों की भूमिका जिम्मेदारियों को समझा जा सके। साथ ही इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी बनाने की भी आवश्यकता है। अब आता है सरकार द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में। पहली आती है कि बाजार विकास सहायता योजना के बारे में। मार्केट डेवलपमेंट असेसमेंट योजना के तहत चिकित्सा या आरोग्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं और केंद्रों की सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत इसमें 2014 में आरंभ किया गया है, जिसमें भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष में चिकित्सा शिक्षा संचार को बढ़ावा देना, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड की स्थापना की गई है, जो एक भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए प्रत्यानयन कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। संबंधित सुर्खियों में देखें कि प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया हुआ है, जिसकी थीम है कि सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर दिया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साक्षाधारित पारंपरिक पूरक एकीकृत चिकित्सा क्षमता का दोहन करना है, जिसमें WHO ने गुजरात घोषणा पत्र के रूप में निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ इस सम्मेलन का आउटकम दस्तावेज जारी किया हुआ है, जिसमें स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता और TCIM में हेतु वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि होना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य से संबंधित सभी सतत विकास लक्ष्यों के समर्थन में साक्ष्य आधारित TCIM हस्तक्षेप और दृष्टिकोण लागू करने में प्रयासों को बढ़ाना, वैश्विक क्षेत्रीय राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तरों पर अधिक राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की वकालत करना, बहुक्षेत्रीय बहुविषयक बहुहितधारक सहयोग को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध TCIM प्रथाओं और उत्पादों के उत्पादन विनिमय औपचारिक उपयोगों में तेजी लाना है, स्वदेशी लोगों के साथ पूर्ण भागीदारी और परामर्श सुनिश्चित करना है। इसके संदर्भ में अब आता है फार्मेसी अधिनियम 2023 के बारे में कि हाल ही में फार्मेसी अधिनियम 2023 को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम 1948 को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर के लिए भी लागू करना है। आप जानते हैं फार्मेसी विधेयक 2023 के बारे में। इसके पंजीकरण के संदर्भ में देखें कि इसे जम्मू कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2011 के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट को फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत माना जाएगा। अब आता है फार्मेसी अधिनियम 1948 के बारे में जाने कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह फार्मेसी के पेशे और फार्मा प्रैक्टिस को विनियमित करने का प्रावधान करता है। दूसरा आता है कि यह भारत में फार्मा प्रैक्टिस करने के इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। तीसरा आता है कि इस अधिनियम के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की स्थापना की जाएगी। इसे नामांकित फार्मासिस्ट के नाम पर रजिस्ट्रार से हटाने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि फार्मासिस्ट 30 दिनों के भीतर इसके खिलाफ अपील कर सकता है। पंजीकृत फार्मासिस्ट होने का झूठा दावा करने जैसे अपराधों हेतु इससे दंड निर्धारित करती है। जब भी केंद्र सरकार को यह लगे कि यह एक क्षेत्रीय परिषद या केंद्रीय परिषद इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, तो वह जांच आयोग की नियुक्ति कर सकती है। अब आता है भारत के फार्मेसी क्षेत्र के बारे में कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसमें भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में देखें कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि जेनरिक दवाओं का होना, दूसरा ओवर द काउंटर दवाएं, तीसरा थोक दवाएं व टीके, तीसरा आता है अनुबंध अनुसंधान एवं विनिर्माण और पांचवा आता है बायोसिमिलर या बायोलॉजिक्स आता है। भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता देशों में से एक है। आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों में पहला आता है कि भारत अपनी फार्मा आवश्यकताओं के लिए चीन पर अधिक निर्भर है, जैसे थोक दवाओं या API का आगत। दूसरा आता है घरेलू रूप से उत्पादित API की उच्च लागत का होना। तीसरा आता है API की कीमतों में भारी वृद्धि होना, जैसे मुद्रास्फीति। कच्चे तेल के कारण प्रारंभिक सामग्रियों और सॉल्वेंट की कीमतों में वृद्धि होना, माल ढुलाई की लागत के कारण होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अभाव होना, नकली उत्पाद या नकली दवाएं का होना तथा
बौद्धिक संपदा कि पेटेंट की सुरक्षा और उसका कार्यान्वयन एक जटिल महंगी प्रक्रिया है जिसमें पेटेंट उल्लंघन का खतरा भी एक निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। अब जानते हैं डेटा बैंक के बारे में कि भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग में मात्रा के आधार पर यह तीसरे स्थान पर है। भारत वैश्विक वैक्सीन का 60% उत्पादन करता है। डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस तथा बेसिलस कैलमेट गुएरिन टीकों के मामले में WHO की ज़रूरत में 70% भाग की आपूर्ति भारत करता है। खसरे के टीके के मामले में WHO की ज़रूरत के लिए 90% की आपूर्ति भारत करता है। मात्रा के आधार पर जेनरिक दवाओं की वैश्विक आपूर्ति में भी भारत की हिस्सेदारी 20% रही है। अब आगे की राह में देखते हैं कि इसमें निर्यात बाजार का विस्तार होता है। एक अनुसंधान परिवेश तैयार किया जाना चाहिए और एक मुख्य शैक्षणिक संस्थान का गठन किया जाना चाहिए। फार्मास्यूटिकल के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का भी गठन किया जाना चाहिए, जिससे इस मंत्रालय से आयुष मंत्रालय और नवीन या नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। अब आता है कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के साथ 3 उपयोजनाएं स्टार्ट की गई हैं, जिसमें पहली आती है सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग की सहायता, दूसरी आती है फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना, तीसरी आती है फार्मास्यूटिकल संवर्धन और विकास योजना। फार्मा क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं में पहली आती है महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री या ड्रग इंटरमीडिएट और API के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना, दूसरी आती है फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना, तीसरी आती है बल्क ड्रग फॉर्स की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बल्क ड्रग पार्क्स को बढ़ावा देना। गैर योजनाबद्ध हस्तक्षेप में देखें कि यह चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। फार्मा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति है और मेडटेक उद्योग की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद की भी स्थापना की गई है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख है सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों में देखें। इसके अंतर्गत पहली सुर्खी आती है कि ऋण तक आसान पहुंच के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का होना, कि RBI ने ऋण तक आसान पहुंच बनाने के लिए एक ऑनलाइन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पायलट योजना की शुरुआत की हुई है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में यह एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और मानकों से युक्त एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म होगा। इसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी भागीदार प्लग एंड प्ले मॉडल के निर्बाध रूप से आपस में जुड़ सकेंगे। यह आधार KYC, राज्य सरकारों में भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा पेन सत्यापन आदि जैसी सेवाओं को पहुंच को सक्षम बनाएगा। यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी RBI इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया जाएगा और यह पायलट परियोजना ऋण या क्रेडिट के निम्नलिखित प्रकार को केंद्रित करती है, जिसमें पहली आती है प्रति उधारकर्ता जो 1.6 लाख रुपये का किसान कार्ड ऋण हो, दूसरी आती है डेयरी ऋण, तीसरी आती है MSME ऋण, चौथी आती है भाग लेने वाले बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत या गृह ऋण आता है। यह पायलट परियोजना मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा जिलों में लागू की जाती है। वर्तमान में ऋण मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा संचार और खाता संगठक जैसे विभिन्न संगठनों के पास रहता है। इसमें नियम आधारित ऋण वितरण में भी बाधा आती है। इसके लाभ को देखें कि यह ग्राहकों को बिना किसी कागजी कार्यवाही की सहायता देकर यह स्वयं सेवा मोड में घर पर ऋण वितरण को सक्षम बनाता है। यह ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी को निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए बाधा रहित ऋण वितरण को सक्षम बनाता है। यह बेहतर ऋण जोखिम और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन के कारण बैंकों की स्थिति में सुधार करता है। यह ग्राहकों को ऋण वितरण में परिचालन लागत को भी कम करता है। इसके संदर्भ में 4 प्रमुख लाभ होंगे। अब आता है रेलवे की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट को देखें कि हाल ही में कैग ने भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति को ऑडिट रिपोर्ट एक जारी की हुई है। अब रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें कि इसके अंतर्गत पहली आती है कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान रेल यातायात से सड़क प्राप्तियों में 36.02% की वृद्धि देखी गई है। 2021-22 के दौरान रेलवे में पूंजीगत व्यय में 22.61% की वृद्धि देखी गई है। परिचालन अनुपात में यह 2020-21 में 97.45% की तुलना में 2021-22 107.39% था। इसका एक परिचालन अनुपात है। यात्री किराए पर क्रॉस सब्सिडी देने के लिए माल ढुलाई से प्राप्त लाभ का उपयोग किया जाना।
मूल्यह्रास आरक्षित निधि का होना। इसकी प्रमुख सिफारिशों में इसमें पहली आती है यात्री परिचालन लागत का गंभीर विश्लेषण, आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता, व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। अब आता है महारत्न और नवरत्न श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और इस कंपनियों में क्या अपग्रेड किया गया है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्यमों में महारत्न और नवरत्न क्षेत्रों के अपग्रेड किया गया है, जिसमें 2 कंपनियां हैं, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड पहले एक नवरत्न कंपनी थी, इसे अब महारत्न का दर्जा दिया गया, और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड पहले एक मिनी रत्न कंपनी थी जिसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उद्यमों को मुख्य रूप से महारत्न नवरत्न मिनी रत्न और फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड में वर्गीकृत किया गया, और लोक उद्यम विभाग सभी सीपीएसई के लिए एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। अब आता है कि पात्रता मानदंड देखें कि महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न के लिए क्या क्या पात्रता मानदंड है। महारत्न कंपनियों के लिए इससे पहले नवरत्न का दर्जा होना चाहिए और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों का औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक नेट वर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों तक औसत वार्षिक निव्वल लाभ 5,000 करोड़ रुपए होने चाहिए और विश्व के अन्य देशों में भी इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। नवरत्न कंपनियों में सीपीएसई में मिनी रत्न फर्स्ट और अनुसूची फर्स्ट में है। पिछले 5 में से 3 वर्षों में उत्कृष्ट और बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए। 6 प्रदर्शनों के संकेतकों में कुल स्कोर 60 या उससे अधिक का हो और इस प्रदर्शनों में निव्वल लाभ, नेटवर्थ, सेवाओं की लागत, प्रति शेयर आय आदि शामिल होने चाहिए। मिनी रत्न फर्स्ट के अंतर्गत इसमें मिनी रत्न फर्स्ट की श्रेणी में पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमाया गया हो, कर से पूर्व लाभों में कम से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ रुपए जमा हो या उससे अधिक हो, पॉजिटिव नेटवर्क की स्थिति होनी चाहिए। मिनी रत्न श्रेणी सेकंड के अंतर्गत इसमें पिछले 3 साल से लगातार मुनाफा कमाया गया हो, पॉजिटिव नेटवर्क की स्थिति में होना चाहिए, सरकार को देय किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान या ब्याज भुगतान में चूक नहीं होनी चाहिए, बजटीय सहायता और सहकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अब आता है ऑन शोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSCA पर रिपोर्ट के बारे में कि ऑन शोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFSCA पर विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी हुई। इस रिपोर्ट का उद्देश्य इसके अंतर्गत फिलिपिन के कारणों को समझना, भविष्य में स्टार्टअप्स को अन्य देशों में जाने से रोकने का सुझाव देना है। फिलिपिन एक भारतीय कंपनियों के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनियों के हस्तांतरित करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें कई भारतीय स्टार्टअप्स के स्वामित्व में सिंगापुर की कंपनियों को हस्तांतरित किया गया। अब आता है मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कि वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि का सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, बल्कि रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकती है और भारत की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के व्यवस्था के तहत व्यवस्था में प्रचलित ब्याज दर को बढ़ाकर या घटाकर मुद्रास्फीति के लक्ष्य को लाया जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ब्याज दरों में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है, इससे मुद्रास्फीति में भी गिरावट होती है, और ब्याज दरों की कमी से आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होती है, जो मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है। अब आता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की असमर्थता के कारण आपूर्ति मांग में अप्रत्याशित तो अल्पकालिक असंतुलन आरबीआई की मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर है। व्हाइट फ्लाइट डिजीज और असमान मानसून वितरण जैसे घरेलू कारकों में सब्जियों की कीमतों को बढ़ाया गया है तथा भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण वस्तुओं की आपूर्ति में भी बाधा पैदा हुई है, जिससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब आता है गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के बारे में कि किसी अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स परिदृश्य एक ऐसी आदर्श स्थिति का सूचक होता है जिसमें समृद्धि दर स्थिर गति से बढ़ती है। इसमें आर्थिक समृद्धि दर ना तो इतनी उच्च होती है जो मुद्रास्फीति की वृद्धि कर दे और ना ही इतनी कम होती है जिससे स्लो डाउन का कारण बने। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के अंतर्गत प्रमुख विशेषताओं में आती है कि बेरोजगारी की निम्न दर होना, स्थिर सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर होना और अपेक्षाकृत कम खुदरा मुद्रास्फीति और निम्न ब्याज दरें होना है। अब आता है UDGM या अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल के बारे में कि इसे आरबीआई का एक केंद्रीकृत पोर्टल है। इसका उद्देश्य बैंक ग्राहकों को एक ही स्थान पर अलग अलग बैंकों में अपना दावा नहीं की गई जमा राशि का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। जिसमें दावा नहीं की गई जमा राशि के अंतर्गत यह इस 10 वर्षों में संचालन में नहीं है। इसकी परिपक्वता की तारीख 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं की गई सावधि जमा की राशि होती है।
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए संशोधित समय सीमा के बारे में कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड ने कंपनियों को आईपीओ की लिस्टिंग की समय सीमा को 6 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। यह आईपीओ की तात्पर्य होता है कि यह प्राथमिक बाजार में जनता की प्रतिभूतियों की बिक्री से होता है और कंपनियों के धन जुटाने के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कार्य करती है। और संशोधित समय सीमा जो 3 दिन की गई है वह 1 दिसंबर 2023 से लागू होगी। अब आता है उचित और लाभकारी मूल्य के बारे में कि वित्त मंत्री ने सहकारी चीनी मिल्स को पिछले गन्ना मूल्य भुगतान का दावा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए अधिसूचित किया है, जिसे किसानों ने 2015 से 2016 के पहले केंद्र में उचित और लाभकारी मूल्य को अधिक भुगतान करने की बात कही गई है, जिसमें व्यावसायिक व्यय के रूप में भी इसका भुगतान किया जाना चाहिए। आप जानते हैं एफआरपी का न्यूनतम मूल्य क्या होता है या जिसका मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करना अनिवार्य होता है, और ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना आदेश 1966 द्वारा अधिशासित होता है। अब आता है ऑनलाइन विज्ञापन पर विनिमय के संदर्भ में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन विज्ञापनों के विनिमय के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकरण सौंपा हुआ है और इसके लिए कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन किए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में कि प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है और अमृत भारत स्टेशन योजना में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लॉन्च किया गया और यह योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन और विश्व स्तरीय सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह लंबी अवधि के लिए एक मास्टर प्लानिंग आधारित है और इसके साथ ही है मास्टर प्लान का कार्यान्वयन रेलवे स्टेशन की जरूरतों के अनुसार होता है। अब आता है आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहलों में पहला आता है कि रेल ट्रेन का आधुनिकीकरण करना, जैसे स्वदेशी रूप से विकसित वंदे भारत रेलगाड़ियाँ, विस्टाडोम कोच, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट कोच, मालगाड़ियों की गति से तेजी वृद्धि जैसी पहलों में रेलगाड़ियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणालियों के संदर्भ में भी विकास किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी और सभी रेलवे पटरियों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा करके 2023 तक रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जक संस्था बनाना जैसी पहलों में इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। अब आता है रुकी हुई आवास परियोजनाओं के बारे में। रुकी हुई आवास परियोजनाओं को गठित समिति आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है। इस समिति को गठन केंद्रीय सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर यह है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसका गठन किया हुआ था और यह CAC या केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के तहत किया गया है, जिसका अध्यक्ष आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री होते हैं। अब आता है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 के बारे में। इसका आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया है और यह उन शहरों, परियोजनाओं और नवीन विचारों को भी मान्यता देता है या पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में संधारणीय विकास को बढ़ावा दे रही है, साथ ही समावेशी, न्याय संगत और स्वस्थ सहयोगी शहरों के विकास को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसे 2018, 2019 और 2020 के 3 संस्करण हो चुके हैं। शीर्ष 3 स्मार्ट सिटी में इंदौर, सूरत, आगरा आते हैं। शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान आते हैं और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ आता है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NHAI अनुबंधों के लिए इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स पर हितधारकों के साथ चर्चा की हुई है और यह एक त्रिपक्षीय अनुबंध है जो कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष के प्रदर्शन तथा दायित्व में तीसरे पक्ष को गारंटी देता है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स को बैंक गारंटी के बदले लाया जाता है और इसे अप्रैल 2022 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की अनुमति भी प्रदान की गई है। अब आता है रेल समुद्र रेल परिवहन के बारे में कि कोयला मंत्रालय ने रेल समुद्र रेल परिवहन को बढ़ावा दिया हुआ है। रेल समुद्र रेल परिवहन यह एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली है जो कोयले की अंतिम उपयोगकर्ताओं का एक निर्बाध रूप से पहुंचाएगी, जिसे अगले 7 वर्षों में खनन को दोगुना करके कोयला उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने की इसकी आवश्यकता है। और वर्तमान में देश में कोयला निकालने के लिए रेलवे की हिस्सेदारी 55% है और जिसमें वित्त पोषण 2023 में से बढ़कर 75% करने का लक्ष्य किया गया। अब आता है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के बारे में कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने प्रायोगिक तौर पर 1 सितंबर 2023 से मेरा शुल्क मेरा अधिकार नामक योजना शुरू की हुई है। यह एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना है जिसका उद्देश्य आम जनता को अपना बिल मांगने के लिए और अपने हक के प्रति जागरूक करना है तथा इस प्रकार से सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना है।
अब आता है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल के बारे में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जिसका उद्देश्य सीजन में पीक डिमांड के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विद्युत वितरण कंपनियां ब्लॉक टाइम या दिन या महीने के आधार पर पोर्टल पर अपने अधिशेष विद्युत के आंकड़े दर्शा सकेंगी तथा इससे डिस्कॉम पर फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ कम होगा और उत्पादन क्षमता में भी उपयोग किया जाएगा। अब आता है नमो 108 कमल के बारे में कि वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नमो 108 नामक कमल की एक किस्म का अनावरण किया है। CSIR की वन वीक वन लैब पहल के तहत प्रस्तुत किया गया और यह पहल प्रत्येक प्रयोगशाला का एक सप्ताह में अपने इतिहास और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगी। कमल एक किस्म की खोज कई साल पहले मणिपुर में की गई थी तथा भारत में कमल एक ऐसी किस्म है जिसे जीनोम अनुक्रमण किया गया है और यह देश के अन्य हिस्सों में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी मिशन के तहत लोटस मिशन को शुरू किया गया है। अब आता है भगवा अनार के बारे में। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पादप संरक्षण इसके सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका को भगवा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात में मदद की है। भगवा या केसरिया रंग के अनार के बारे में एंटीऑक्सीडेंट की उच्च क्षमता मात्रा होती है जिसे सुपर फ्रूट की विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह महाराष्ट्र के सोलापुर भारत से अनार निर्यात में लगभग 50% का योगदान देती है। APESDA कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत एक गठित एक सांविधिक निकाय है। यह कृषि जिंसों के लिए एक शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन प्राधिकरण भी है। अब जानते हैं राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन के बारे में कि यह है वनस्पति संरक्षण संगरोधों संग्रह निर्देशालय में भारत का NPPO है। यह कृषि जिंसों के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी संबंधी सभी जिम्मेदारियां निभाता है। यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।